हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के जो है तो 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो इसमें देखिएगा सारे हिस्ट्री वाले कंटेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब आइए देखिएगा, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है हुमायूं ने, सेकंड है जहांगीर ने, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है कि अकबर ने, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 है शाहजहां ने। तो देखिए कि विश्व शांति का विचार जो है तो ये सम्राट अकबर ने बढ़ाया था, यानी विश्व शांति का विचार तो मुगल सम्राट अकबर ने जो है तो इसे इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि पितरा ड्यूरा था थी। तो पिटरा ड्यूरा देखिएगा कौन था, यानी कौन था या फिर कौन थी कि पिटरा ड्यूरा जो था तो ये क्या था। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यूनानी देवता था, यानी पितरा ड्यूरा जो था तो वो एक यूनानी देवता था। या सेकंड है कि धात्विक तकनीक थी, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि भवनों को सजाने की शैली थी, या उत्तराधिकारी की भूमिका थी। तो देखिए कि पितरा ड्यूरा जो था तो पिटरा ड्यूरा ये भवनों को सजाने की शैली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा, यानी ये युग्म जो है तो मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है, हुमायूं का मकबरा, या फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, या अगला वाला देखिएगा शालीमार बाग, या ऑप्शन नंबर 4 है कि लाल महर बारी। तो देखिए कि इसमें जो है मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है, पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है तो मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है तो ये मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, यानी खालसा पंथ की स्थापना करने वाले तो कौन से थे। तो पहला वाले ऑप्शन में दिया गया है गुरु गोविंद, उसके बाद सेकंड है गुरु तेग बहादुर, थर्ड वाला है गुरु नानक देव, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि गुरु अंगद देव। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो थे तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। तो देखिए कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि इबादत गाह, यानी सूफी संतों के मकबरे को तो इबादत गाह कहा जाता है, या दरगाह कहा जाता है, या 3 है ईदगाह कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि खानकाह कहा जाता है। तो देखिए कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। दरगाह जो होता है तो ये सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बीदरी क्या था। तो आइए देखिए कि बीदरी क्या था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, यानी बीदरी जो है तो ये बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, या फिर बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है, यानी बीदरी जो है तो ये बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है, या अगला देखिएगा कि बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार है। तो आइए देखिए कि बीदरी जो है तो बीदरी बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बीदरी जो है तो बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार है। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मणि ग्रामल और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे। तो चलिए देखिएगा कि मणि ग्रामल और नानदेसी जो है थे तो वो क्या थे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि चोल शासन के प्रशासनिक इकाइयाँ थी, या फिर ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे, या अगला वाला देखिएगा कि चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, या ऑप्शन नंबर 4 है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो देखिए कि मणि ग्रामल और नानदेसी जो थे तो वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा कि बंगाल में डाट डाट प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। तो आइए देखिएगा कि बंगाल में जो है तो किसके द्वारा जो है उन मंदिरों और समूहों का तथा अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, या फिर परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए। तो आइए देखिए, बंगाल में डाट डाट प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। तो आइए देखिएगा कि अनाज को शहर में भेजने के लिए तो ऐसे कौन से सुल्तान थे कि जिन्होंने बंजारों का प्रयोग किया। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे सुल्तान थे कि जिन्होंने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए तो बंजारों का प्रयोग किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या अगला है बलबन ने, या नेक्स्ट वाला है फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिएगा कि अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए तो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बंजारों का प्रयोग किया, तो उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यानी अनाज को शहर के बाहर बाज़ारों में भेजने के लिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अब वर्तमान के इतिहासकार जो होंगे तो वो आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी कि आदिवासी जनजातीय लोग क्या करते थे कि अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन जो वर्तमान के इतिहासकार हैं तो वो आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी जब उन्होंने अपना कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा है तो जो वर्तमान इतिहासकार हैं तो वो आदिवासियों का इतिहास तो किस तरह से लिखते हैं। आइए देखिए, तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, यानी वर्तमान इतिहासकार तो आदिवासियों का इतिहास जो है तो प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं, या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या ऑप्शन नंबर 3 है कि पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या अगला है कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो देखिए कि आदिवासी जनजातीय लोग जो होते थे तो वो अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड जो है तो वो नहीं रखते थे। तो वर्तमान के इतिहासकार जो हैं तो आदिवासियों का इतिहास वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्गों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो चलिए देखिए कि वर्गों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई। तो आइए देखिए कि जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, यानी इसीलिए जो है तो वर्गों में जातियां उत्पन्न हुई। या अगला है कि जाति और वर्ण समान है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, या ऑप्शन नंबर 4 है कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से जिससे जातियों का विकास हुआ संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो देखिए कि वर्णों में जातियां इसीलिए जो है उत्पन्न हुई क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से जिससे जातियों का विकास हुआ तथा संपन्न लोगों की ये जरूरत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 27 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। तो आइए देखिएगा कि कौन सा ऐसा आदिवासी समाज था कि जिसे खेल में विभाजित किया गया था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि संथाल को, उसके बाद सेकंड है भील को, ऑप्शन नंबर 3 है गोंड को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अहोम को। तो आइए देखिएगा कि किस आदिवासी समूह को जो है तो खेल में जो है यानी किस आदिवासी समाज को तो खेलों में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि अहोम, यानी
अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में तो कौन सा कथन सही होगा। तो पहला है कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्य में निर्यात करके धन कमाया। सेकंड है कि यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है कि 1656 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह ऑप्शन नंबर 4 है कि यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो देखिएगा कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में पूछा गया है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में तो ये कथन सही है कि यह एक समृद्ध राज्य था तथा इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ये कथन जो होगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में तो बंगाल की हुगली नदी के किनारे तो फैक्ट्री क्यों स्थापित की। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में तो बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री इसलिए स्थापित की कि इन्होंने स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए किया। या सेकंड है कि एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। या ऑप्शन नंबर 3 है कि इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। या फोर्थ वाला देखिएगा कि मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री इसलिए स्थापित किया कि ये जो था तो एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो देखिए कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो राज्यों के भारतीय शासकों को क्यों बाध्य किया। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें जो है तो वहन करना होगा। या अगला है कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा जो है तो उन्हें वहन करना होगा। या अगला देखिएगा कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। या अगला है कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और उसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो देखिएगा कि ईस्ट इंडिया सहायक संधि के अंतर्गत तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के शासकों को इसलिए बाध्य किया, यानी उन्होंने ये कहा कि उनकी जो है कोई अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं होगी, यानी भारतीय शासकों की जो है तो कोई अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा जो है तो उन्हें वहन करना होगा, यानी भारतीय शासकों को वहन करना होगा और उनकी जो होगी तो कोई भी सैनिक शक्ति नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।